कि अभी लाइन पे नहीं आया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं भाई? सब खैरियत है? कैसे वक्त गुजर रहा है? बारिश के क्या हालात हैं? हम्म, उम्मीद है सब खैरियत से हो। ईद की तैयारियां शुरू की थी अभी तक? कोई नहीं, चलो भाई, केयर करते हुए ईद की तैयारी भी करनी है और साथ साथ अपनी एजुकेशन का भी ख्याल रखना है। क्योंकि लाइफ का जो एम है हमारा, बाद में जारी इस पर बोलता रहा हूँ, इसमें आप जाएगी आप जरा देखो। लाइफ का जो हमारा एम है, जाहिर है एक मेडिकल स्टूडेंट का मेन तो प्रोफेशन का जो काम है वो वही है कि एजुकेशन लर्निंग। तो जिंदगी में इस बुरे वक्त में अपने लिए एक अच्छा सा टाइम निकालना, करने के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सराउंडिंग में इसका बहुत ख्याल करो ताकि आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ वक्त गुजारें। उम्मीद है, कोशिश कर रहे होंगे बढ़ने की और इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, आज कोई नई चीज़ तो नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट आपका आने वाला है एग्जाम ट्रॉमा पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही आपको ट्रॉमा पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए कि ट्रॉमा है क्या। आप मोस्टली रोड पे गुजरते हुए देखते हो कि किस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, या आजकल बारिशों की वजह से मोस्टली लोग जिनके मखदूश हालत है घरों की, उनकी छतें गिर जाती हैं गरीब लोगों की, और उसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है। या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को एक ट्रॉमा की शक्ल में फेस करना पड़ता है। हमारा कंसर्न, डॉक्टर का कंसर्न ट्रॉमा से है, ट्रॉमा इन एनी फॉर्म, उसको हमें डील कैसे करना है एट द साइट ऑफ ट्रॉमा, इन द इमरजेंसी रूम एंड आफ्टर। इन सब चीज़ों के लिए जब हम ट्रॉमा के पेशेंट को फेस करते हैं तो एक सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम अगर हम उसको डील करेंगे, वी विल नेवर मिस एनी माइनर इंजरी। अगर हम हैप्पी मैनेज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, और उस पेशेंट को डिसेबिलिटी की शक्ल में, मॉर्बिलिटी की शक्ल में और मॉर्टेलिटी की शक्ल में फेस करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम है ट्रॉमा पेशेंट के लिए जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है अमेरिकन सिस्टम, ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। उसके मुताबिक उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम हमेशा पेशेंट्स की हेल्प करते हैं फॉर देयर बेनिफिट। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रॉमा का जानने का हमारे क्या गोल्स हैं, क्यों हमें ट्रॉमा के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ट्रॉमा के लिए देखिए, जब एक एक्सीडेंट इमरजेंसी में पहुंच जाता है हमारा मेन कंसर्न, डॉक्टर का मेन कंसर्न होता है इन दी हॉस्पिटल, इन दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वहाँ पे एक टीम वर्क है, उस टीम में डिफरेंट लोग होते हैं जो कि मैनेज करते हैं, और हर टीम में जो डेफिनेटिव रोल होता है हर बंदे का, एक सेपरेट एक डेफिनेटिव रोल होता है जिसको फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, पेशेंट को मैनेजमेंट करते हैं। इस ट्रॉमा मैनेजमेंट में कोई सिंगल पर्सन रोल नहीं है एक्सेप्ट व्हेन यू आर अलोन एट एक्सीडेंट साइड। तो आपने अकेले में देखा और अकेले ने मैनेज भी करना है, वो एक फर्स्ट एड है जो आप देते रहना। तो रोज क्या हमने देखना है, पेशेंट को एट द साइट ऑफ इंजरी प्राइमरी सर्वे करना, फिर सेकेंडरी सर्वे करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे में होता क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस सर्वे का मतलब क्या है? प्राइमरी सर्वे में हमने पेशेंट की देखनी है
इंजरीज कौन कौन सी हैं जिसको हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, अगर नहीं की जाए पेशेंट में डाई एट द स्पॉट और विद इन फ्यू मिनट्स। सो इंजरीज को आइडेंटिफाई करना बहुत, फिर इंजरीज को देखना ही नहीं, उसके साथ साथ उसको रिसर्सिटेट भी करना एट द साइट ऑफ इंजरी। अगर आपने देख लिया कि सीवियर ब्लीडिंग है, एयरवे ब्लॉक है, रेस्पिरेशन नहीं हो रही, सांस नहीं आ रहा, अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया, देख लिया सिर्फ और इंटरवेंशन नहीं की, तो मीन्स देयर मे बी डेथ, इमीडिएट डेथ हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए प्राइमरी सर्वे के साथ साथ रिसर्सिटेशन इज मैंडेटरी। वो एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट है, फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। फिर हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आ जाए, उसको हमने क्या किया, रिसर्सिटेट किया, सर्वे किया। उस रिसर्सिटेशन के साथ साथ हमने डायग्नोसिस करना है कि इसको इंजरी है क्या। इस इंजरी को फायर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज अप्लाई करनी पड़ती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब हम डायग्नोसिस, डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं, तो नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, कि हमने किस डिपार्टमेंट, अगर उसे अब्डोमिनल ट्रॉमा आ गया, विसरल इंजरी आ गई, तो उसमें जनरल सर्जन की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ट्रॉमा में फ्रैक्चर है, मेजर बोन फ्रैक्चर है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी आ गई, ऑर्थोपेडिक। इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, ये हमारा गोल है इस ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या है? एक्सीडेंट, डिजीज। ट्रॉमा प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है, इंट्रीटेबल। इस ट्रॉमा को अगर हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि अगर आप एक हाइट पे जाके छलांग लगा दो, तो पता है ना कि जनाब ये एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। हाई स्पीड ड्राइव कर रहे हो, तो पता है ना कि एक्सीडेंट तो होना ही, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये प्रिवेंटेबल भी है, ट्रॉमा को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक। एक ट्रीटेबल है, अगर पेशेंट को इंजरी हो गई है, कट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, एब्डोमिनल ट्रॉमा आ गया, चेस्ट ट्रॉमा आ गया, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रॉमा पूरी वर्ल्ड फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिलो द एज ऑफ 45, जो एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनमें ये लीडिंग कॉज है। 3.8 मिलियन डेथ्स पर ईयर वर्ल्ड वाइड इस ट्रॉमा से होती हैं। मीन्स ये वो डिजीज है जो प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। अगर हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो वी कैन अवॉइड, प्रिवेंट एंड इफ हैपन वी कैन अकॉर्डिंग टू द ATLS सिस्टम। क्या इस हाई मॉर्टेलिटी क्यों, किस किस सूरत में होती है? प्री हॉस्पिटल में क्या क्या रीजन है जो कि एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ ट्रॉमा, एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट डेथ हो जाती है? क्या है? मेजर हेड इंजरी, रन ओवर इंजरी होगी किसके हेड के ऊपर, कोई हाई स्पीड मोटरसाइकिलिस्ट किसी दीवार में, किसी ट्री में या अपोजिट कार में हिट कर दे तो हेड इंजरी हो जाएगी। या मेजर वेसल इंजरी जिसमें रैपिड ब्लड लॉस हो जाए, तो उसमें इमीडिएट प्री हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं। फिर अर्ली हॉस्पिटल में क्या है, उसमें भी माइनर हेड इंजरीज हैं, चेस्ट इंजरीज हैं एंड एब्डोमिनल ट्रॉमा। और थर्ड साइड कौन सी है, जब पेशेंट को मैनेज कर रहे से पोली ट्रॉमा पेशेंट, मल्टीपल ऑर्गन इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी, लॉन्ग बोन इंजरी, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट आईसीयू में मैनेजमेंट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सर्टेन अदर फैक्टर्स। तो इस तरह से ये ट्राई मॉडल जो मॉर्टेलिटी है ट्रॉमा में, वो प्री हॉस्पिटल है, फिर इन इमरजेंसी रूम है, और फिर पेशेंट जब एडमिट हो जाता है आईसीयू में मैनेज करते हुए, उसमें ये डेथ हो जाती है। ट्रॉमा ट्रॉमा बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसमें तो लोगों ने देखना शुरू किया कि बहुत सारी एक्सीडेंट्स में मोस्टली डेथ हो जाती है। करते करते लोगों ने इस पर डिफरेंट एंगल से काम किया। फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ने एक
सिस्टम डेवलप किया जिसको फॉलो करते हुए अब एक ATLS सिस्टम लॉन्च हो गया, जिसके जरिए से हम बहुत सारी कैजुअलिटी को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी मॉर्टेलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में हमारे पास एक गोल्डन आवर है कि पहला घंटा जिसमें कि पेशेंट को प्रॉपरली मैनेज कर दिया जाए तो यू कैन सेव द लाइफ ऑफ इवन ए severe polytrauma patient. अप्रोच टू ये भी जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है एक टीम वर्क में आप हर एंगल से पेशेंट को असेस करते हो, सर्वे करते हो, प्राइमरी सर्वे करते हो, असेसमेंट ऑफ इंजरी करते हो, रिसर्च और जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो फिर आप डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए साइड बाय साइड रिसर्च के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं टू रीच टू ए कंक्लूसिव डायग्नोसिस। और जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल होता है तो आप एक सेकेंडरी सर्वे करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। वो इंजरीज आपने लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी को तो एड्रेस कर लिया, तो आपने एड्रेस किया, आईवी लाइन ले ली, जो रिप्लेस कर दिया, एयरवे तक कंट्रोल कर लिया, ब्रीदिंग सर्कुलेशन को कंट्रोल कर लिया, और अगर कोई अदर इंजरीज हैं मेजर इंजरीज को भी देख लिया, एड्रेस कर लिया। लेकिन सम टाइम कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती, उसको देखने के लिए पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है फ्रॉम हेड टू टो। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे? प्राइमरी सेकंड सर्वे में हमने प्रायोरिटीज देखनी है कि किस चीज़ को पहले हमने मैनेज करना है। प्राइमरी सेकंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखना कि जब पेशेंट को हमने स्टेबलाइज कर लिया इमरजेंसी रूम में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने किस डिपार्टमेंट के हैंड ओवर करना है। ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोसर्जरी है, चेस्ट सर्जन है या जनरल सर्जन। इनको हैंड ओवर करने के लिए आपको डेफिनेट डायग्नोसिस पे पहुंचना है ताकि आप पेशेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बताया था ट्राई मॉडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इंस्टेंट जो डेथ हो जाती है एट द साइट ऑफ इंजरी एक्सीडेंट, आप कहते हैं वो जी एक्सीडेंट हुआ और किसी पेशेंट की वहीं डेथ हो, उसमें क्या रीजन हो सकती है? इमीडिएट डेथ, मेजर ब्रेन इंजरी, मेजर कार्डिक इंजरी और लार्ज वेसल इंजरी, ये इमीडिएट इंस्टेंट विद इन मिनट्स। नेक्स्ट कम्स मिनट्स टू आवर्स, जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं ना, ये है इसमें कि इसके दौरान वही फिर आ जाती हैं सीवियर चेस्ट ट्रॉमा, अब्डोमिनल ट्रॉमा और हेड इंजरी। थर्ड पीक इसमें होती है जब हम मैनेज करके आईसीयू में भेज देते हैं, इसमें डेज लगते हैं, सेप्सिस में चला जाता है या मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। तो ATLS कहाँ काम आता है? जिनकी डेथ तो इमीडिएट हो गई एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, you can't help. Then comes the second peak, जिसमें क्या क्या डेथ होती है? हेड इंजरी, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, हेमाटोमा, फिर स्कल फ्रैक्चर है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, और अदर इंजरीज हैं जो होती हैं, पेनिट्रेटिंग नेक इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, कार्डिक टेम्पोरल टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मैसर न्यूमोथोरैक्स, ये सारी की सारी डायफ्रामेटिक इंजरीज, पल्मोनरी कंटूजन, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, पेनिट्रेटिंग इंजरी, ये वो है जिसमें ATLS सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है और भी बेटर मैनेजमेंट ऑफ द ट्रॉमा। फिर अब्डोमेन में चले जाएं, लिवर लैसेरेशन है, मेजर वेसल, मेजर ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन, इन जनरल इंजरी वो है जो कि आपको टाइम मिलता है जस्ट टू मैनेज द पेशेंट। इसी तरह लोअर अब्डोमेन में आ जाए, लोअर अब्डोमेन में हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, रीनल लैसेरेशन है, यूरिथ्रल इंजरी है, और देन कम्स हियर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर एंड इवन pelvic fracture। इन सब चीजों को देखना कि हमारा ATLS फोकस किस पे होता है? सेकंड पीक पे। और पीक तो निकल गए, सेकंड पीक हमने इसको मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू ATLS। कैसे करना है ये हम देखते हैं। ATLS क्या है?
ATLS में हमने ट्रीट करना है जो कि मेजर थ्रेट है लाइफ। फर्स्ट इसको एड्रेस करना है मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। फिर इनको जिनकी इंडिकेशन है ट्रीटमेंट की उसको भी मिस नहीं करना। डिटेल हिस्ट्री जरूरी नहीं होती है उस वक्त तो एक सिंपल सी हिस्ट्री होती है और आपने खुद असेस करना होता है, एवेल्युएट करना होता है और करने के बाद आपने पेशेंट की मैनेजमेंट वहीं शुरू कर देनी होती है एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जो कि सेकेंड मोड ऑफ डेथ है उसको अवॉइड करनी। फिर इन द इमरजेंसी इसमें हम ATLS के मुताबिक क्या करते हैं ABCDE। ए फॉर एयरवेज। एयरवेज क्या है? इंसान सांस लेता है नाक से, मुंह से, ये हमारे रास्ते हैं। अगर इनमें कोई ब्लॉकेज है, कोई स्टॉपेज है, कोई फॉरेन बॉडी है तो सबसे पहले आपने इसको एड्रेस करना। या पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो मूंदे मुंह लेटा हुआ है या वो इमर्स हो गया उसका फेस किसी पानी में या किसी डस्ट में, तो उस सूरत में एयरवे को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ मैनुवर करनी है ताकि एयरवे उसका पेटेंट हो जाए। एयरवे डजंट मीन के ऊपर एयरवे, देखना ये है कि वो ब्रीथ भी कर रहा है, सांस भी ले रहा है। सांस का कैसे पता चलेगा? अगर पेशेंट आपके पास सामने बोल रहा चीख रहा बचाओ बचाओ मुझे यहाँ दर्द हो रही है, कहाँ दर्द, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है उसका एयरवे भी पेटेंट है, वो ब्रीथिंग भी ठीक है। अगर पेशेंट कोमा में तो ब्रीथिंग देखने की क्या करते हो? लुक 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 क्या है? उसको देखेंगे चेस्ट मूव कर रही है, ठीक, हाथ उसकी नॉस्ट्रल के आगे रख के देखोगे क्या सांस ले रहा है, कोमा में है लेकिन आप फील करोगे। फिर लिसन, लिसन कैसे? आपका स्टेप होना बहुत जरूरी है। टेस्ट एग्जामिन करोगे, एयर एंट्री हो रही है, इक्वल है, बायलैटरल है या किसी एरिया में डिमिनिश्ड है, ये ब्रीदिंग हो। देन कम टू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? पल्स, बीपी, आईवी लाइन। इसी तरह यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए हमें रीडिंग भी देखनी है कि कहीं मेजर असर तो नहीं। देन डी, डी क्या? आप देखते हो कि पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल पे, आप अमूमन सड़क पे जाते हुए देखते हो कि जनाब एक मोटरसाइकिल देख करके गाड़ी को गिर जाता है तो लोग जल्दी जल्दी उसको उठाना शुरू करते हैं। ये नहीं देखते कि उसकी डिफॉर्मिटी है, उसकी लेग फ्रैक्चर है, कोई बोन फ्रैक्चर है, उसको जल्दी जल्दी खड़ा करने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग। तो इससे क्या होगा? अगर आपने डिसेबिलिटी नहीं देखी, कोई कंफ्यूजन, कोई हिमाटोमा, कोई स्वेलिंग लेग पे नहीं देखा, तो अगर उसकी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर था तो आपने उसको मोबाइल मोबिलाइज करके या स्कैन करके उसको वो इनकम्प्लीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। फिर ई के फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है? पेशेंट को जब आप इमरजेंसी मैनेज कर रहे हो तो आपने हेड टू टो, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बैक, फ्रॉम ऑन आइदर साइड एग्जामिन करना है। लेकिन इस एक्सपोजर के लिए यू मस्ट बी वन थिंग इन माइंड, every patient is suffering from cervical injury in polytrauma patient until or otherwise proved। जब तक प्रूव नहीं हो जाता आपने उसको मैनेज ऐसे करना जैसे कि स्पाइन इंजरी, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ट्रॉमा से बच गया, स्पाइन इंजरी है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं है, तो प्रोटेक्टेड मूवमेंट से, डॉग रोलिंग मूवमेंट से नेक को प्रोटेक्ट करके अगर आप उसकी बैक एग्जामिन कर सकते हैं तो करें। अगर आपने विदाउट नेक प्रोटेक्शन उसको मोबिलाइज किया, मूव किया, तो मे भी सेकेंडरी इंजरी से पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ABC इनिशियल असेसमेंट और मैनेजमेंट में क्या करते हैं? टीम वर्क है इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। इमरजेंसी मेडिसिन उसमें ट्रॉमा सर्जरी और सर्जरी सब स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट यूनिट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रॉमा टीम में कौन होता है? कैप्टन होता है जो कि मैनेज करता है और ऑर्डर करता है। फिर इंटरवेंशनलिस्ट मीन किसी ने आईवी लाइन लेनी है, किसी ने चेस्ट ट्यूब डालनी है, किसी ने उसको कॉलर लगाना है, मोबिलाइज करना है,
नर्सेज क्या है वो रेगुलर वाइटल्स दे रही होती हैं एंड वो फिर पर्सन क्या था रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कीपिंग कि क्या क्या पेशेंट कैसे रिसीव हुआ, क्या क्या फाइंडिंग की, किस कंडीशन में आया, क्या क्या उसके वाइटल्स थे, और हम जो कुछ ऑर्डर कैप्टन कर रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्लोजली रिकॉर्ड कीपिंग करता जाता है। हमने मीडिएट सर्वे में, प्राइमरी सर्वे में क्या क्या फाइंडिंग थी और उसको क्या क्या इंटरवेंशन फ्रॉम अ टीम है। एक टीम है जिसमें कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेट किया जाए। प्राइमरी सर्वे प्रायोरिटी बेस्ड पे उसकी असेसमेंट होती है, ट्रीटमेंट होती है। प्रायोरिटी अभी जो बात हम करें इंजरी पे, वाइटल साइंस पे और इंजरी मैकेनिज्म पे हम उसकी पेशेंट की असेसमेंट करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। और ट्रॉमा केयर में ABCD की एयरवे है, एयरवे के साथ स्पाइनल प्रोटेक्ट करनी है, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन है, सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल है। डिसेबिलिटी में देखना है हमने कि डिसेबिलिटी ट्रॉमा की वजह से है या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उसमें भी हमें DCS से पता चल जाता है कि पेशेंट की डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। एक्सपोजर, और एक्सपोजर के साथ साथ ये भी देखना है कि आपने सर्दियों के मौसम में उसको फुल अनस्कर्ट नहीं कर देना, तो सर्दी से या हाइपोथर्मिया से और इंजरीज हो जाए। ये कैसे मदद करते हैं? अगर पेशेंट आपके साथ बात कर रहा है, कह रहा है मुझे दर्द हो रही है, जहाँ दर्द मीन्स उसका एयरवे पेटेंट है, या वो बात नहीं कर रहा है, जो दर्द से करा रहा है मीन्स उसका एयरवे पेटेंट है। या फिर आपने क्या करना है, नोज और माउथ का एग्जामिनेशन करना ताकि कोई फॉरेन बॉडी ना हो और उसको मैनेज करना। ऐसा पेशेंट एबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ओके, बात कर रहा था ठीक है। फिर आपने किसी फॉरेन बॉडी के लिए उसको एग्जामिन करना नोज। अगर वो सांस तो ले रहा है लेकिन स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस है, बर्गलिंग हो रही है, स्क्रीशंस हैं, ब्लड है उसके गले में, तो आपने उसको क्या करना है, एयरवे को क्लीन करना। और आपने अज्यूम करना है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इन कोरिक ट्रॉमा पेशेंट्स क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली, लेकिन नहीं आते ही पेशेंट को रेडियोलॉजी के लिए भी भेजना। एक्सेट्रा क्या, पेशेंट जब तक क्लिनिकली वाइटली स्टेबल नहीं हो जाता आपने उसको मोबिलाइज नहीं करना, आपने सिर्फ उसको सर्वाइकल कार्डो लगा देना है ताकि इमोबिलाइज कर सके नेक को, और इस तरह से आप सेकेंडरी इंजरी ऑफ स्पाइन को बचा सकें। एयर इंटरवेंशन, पेशेंट का एयर ओपन है तो आप क्या करोगे, मास्क से ऑक्सीजन दे सकते हो या नेजल प्लॉन्ग से दे सकते हो। अगर उसका गला, उसमें गले में, नाक में स्टिशेस हैं, ब्लड है ट्रॉमा की वजह से, उसको आप सक्शन करके क्लियर करोगे। के मैनुअल हैं छोटे छोटे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने कि नेक स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन मूव ना करे, चेन लिफ्ट हो जहाँ थ्रस्ट तरीके से आप उसको एयरवे मेंटेन करते हो। फिर ओवरऑल नेजल एयरवे रख सकते हो। डेफिनेटिव एयरवे भी होता है, क्या है, पेशेंट में आप करते हैं ना रैपिड रिस्पॉन्स, इन एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देते हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन कोमाटोज पेशेंट जिनका DCS लेस देन 8 हो, आप उसमें क्या करते हो, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देते हो ताकि आप पेशेंट को कोमा पेशेंट में जरूरत पड़ेगी वेंटिलेशन की जिसका DCS लेस देन 8 हो। ये कैसा पेशेंट देते हैं, केसेस बैडली में डायरेक्ट हिट हुआ है फ्रंट पे किसी अदर ऑब्जेक्ट से, हाई स्पीड मोटरसाइकिल, आप बताओ इस सूरत में क्या जरूरत है, क्या यहाँ पे नोज माउथ अवेलेबल है एयरवे के लिए? नो। व्हाट कम्स, हमारे पास कौन सा रास्ता है, इस सूरत में पेशेंट की ट्रिकियोस्टमी करनी पर ट्रेकिया की ओपनिंग बना के ट्रिकियोस्टमी ट्यूब डाल के वहां से वेंटिलेट किया जाता है। ठीक है, इसके तो कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ से वो ब्रीदिंग, क्लिनिकली ब्रीदिंग स्टेटस के लिए क्या हम देखते हैं कि सांस ले रहा, चेस्ट मूव कर रही है। जब मैं कहता नहीं इसका पेटेंसी है, एयरवे ओपन है, लेकिन वो क्या सांस भी ले रहा है,
इसके लिए इंस्पेक्ट करना, पैल्पेट करना, यही लुक, फील, एंड लिसन। अगर ट्रेकियस का डेविटेड है, क्रेपिटस है, फ्लेयर चेस्ट है, सक्शन मूड है चेस्ट में, और ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड है, तो उस सूरत में तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब इसकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, उस सूरत में हमें कुछ ना कुछ मेजर्स लेने हैं। अब अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसको एक्सरे के लिए भेजोगे, अदरवाइज वेट फॉर वाइटल्स उसके जब तक नॉर्मल नहीं आ जाते, स्टेबल नहीं हो जाते। फ्लेयर चेस्ट में आपको पता है डेफिनेटली कि अगर फ्रैक्चर टू और मोर देन टू रिब्स फ्रैक्चर एट टू साइड्स, इस तरीके से एक फ्री फ्रेगमेंट रिब्स का बन जाता है। नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो चेस्ट मूव आउट, चेस्ट कैविटी मूव्स आउट, लेकिन फ्लेल में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी मूव्स आउट बट द फ्लेल पार्ट वो रिसीड करता है, इनसाइड मूव करता है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं उस पार्ट, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, इंस्पिरेशन से वो इन चला जाता है और एक्सपिरेशन से वो बाहर आता है। इस तरीके से वो डायरेक्टली जो पार्ट होता है वो इंजर करता है अंडरलाइन लंग्स कंफ्यूजन होता है, और रेस्पिरेशन ना होने की वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। फिर अगर लंग पेरेंकाइमा में इंजरी हो जाए तो आप क्लिनिकली असेस करते हो स्किन के ऊपर, क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने पे क्या फील होता है, कैपिटस, यह क्या शो करता है, सर्जिकल एम्फाइजिमा, कि लंग में कहीं इंजरी हुई, रिब फ्रैक्चर की वजह से लीक हुई है, एयर कम इनटू सबक्यूटेनियस है। ये देखो, ये सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे रिब केज के बाहर ये एयर बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, एयर लाइंस नजर आ रही हैं, ये स्किन के ऊपर नहीं है, ये अंडर द स्किन है। जब इसको हैंड से प्रेस करें तो यू कैन फील ए क्रेपिटस, मीन डिस्प्लेसिंग एयर अंडर द स्किन। ये इस वजह से होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा। जब पेशेंट्स को एयरवे पेटेंट है तो ब्रीदिंग इंटरवेंशन हमने क्या करना है, नॉर्मली सांस ले रहा है, चेस्ट क्लियर है, लेकिन वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, तो आपने उसको वेंटिलेट करना है विद 100% ऑक्सीजन। एयरवे पेटेंट है तो आपने एयर मास्क लगा देना, फेस मास्क लगा देना, या लेजर प्रॉन्ग लगा देना। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो सूरत में लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना इमीडिएटली एट द साइट ऑफ इंजरी, और वो क्या है, नीडल फॉर अपार्टमेंट anterior in the second space in the mid clavicular line anteriorly wide bore needle डाल दें तो गश अफेयर बाहर आएगी। उससे क्या होगा, जो क्लेफ्ट लंग है, जो विद ईच रेस्पिरेशन टेंशन बढ़ती जा रही है, वो रिलीव हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप असेस ना कर सकें और आप उसको इंटरवेंशन ना कर सकें तो पेशेंट की इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। अगर ये आपने डिकम्प्रेशन कर लिया, इसके बाद आपने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या करनी है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है, इस टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए भी, न्यूमोथोरैक्स के लिए और न्यूमोथोरैक्स के लिए। और अगर सक्शन वुंड है, मीन देयर इज ओपन वुंड, पार्ट ऑफ रिब और इंटरमस्कुलर जो कॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल हैं जो इसी ट्रॉमा की वजह से निकल गए हैं, ओपन होने, तो आपने उसको चेस्ट के ऊपर एक एक्सक्लूसिव ड्रेसिंग कर देना। और अगर आपको इंट्यूबेट करना पड़ जाए, पेशेंट कोमा में है, वो रेस्पिरेशन नहीं हो रही, नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो उस सूरत में आपको इंट्यूबेट करना है, और इंट्यूबेट की पोजीशन भी चेक करनी है बाय ऑस्कल्टेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चेस्ट। ये क्या है, गन शॉट वुंड है, एंटीरियर है। इस गन शॉट वुंड से क्या हुआ, लंग इंजरी होगी, न्यूमोथोरैक्स है, तो न्यूमोथोरैक्स का क्या इलाज है, आपने एक चेस्ट ट्यूब उसमें दिलवानी है ताकि ये क्या नजर आया, ये होल ऑफ द राइट लंग इज,
here. Here is the collapsed right lung. और ये chest cavity is full of air under pressure. क्या कर रहा है ये? इसने प्रेशर की वजह से होल ऑफ दी, ये देखें ट्रेकिया कहाँ शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, कार्डियक shadow is also shifted to the left. The left lung is also collapsing, means patient is suffering from tension pneumothorax. टेंशन pneumothorax का इलाज अभी मैंने बताया क्या, नीडल थोराकोटोमी इमरजेंसी। उसके बाद इसको चेस्ट टू ब्रेन डालनी है, काफी डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट। देन कम दी सर्कुलेशन। हेमरेजिक शॉक में पेशेंट आपके पास है, हाइपोटेंशन में है, तो मेजर 2 IV लाइन नहीं होते। प्राइमरी सर्वे में, प्राइमरी मैनेजमेंट में सर्कुलेशन जो रूटीन में आपने करनी है तो यही है कि आपने इसको IV लाइन दे के सर्कुलेशन मेंटेन की हुई है पहले से। ये सारे जो ABC है ये कोई अलग अलग प्रोसीजर नहीं, साइमल्टेनियस प्रोसीजर। असेसमेंट एंड रिससिटेशन इज साइड बाय साइड, ये नहीं कि पहले मैं कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा। इसलिए टीम वर्क है, एक बंदा असेस कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा बंदा साइमल्टेनियस बाकी प्रोसीजर करता है। हेमरेज को रोकते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, मेजर प्रेशर इंजरी है उसको प्रेशर से रोकते हैं, IV लाइन देकर फ्लूइड रिप्लेस किया जाता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ साथ ब्लड अरेंज करके उसको ब्लड ट्रांसमिट किया जाता है। हीमोडायनामिक स्टेटस उसका देखना है, कैसे कॉन्शियसनेस लेवल, उसका कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, स्किन कलर कैसा है, और अपने पल्सर देखनी है, ब्लड प्रेशर देखना है और पल्स प्रेशर। सर्कुलेशन इंटरवेंशन वही, कार्डिक मीटर लगा दो, पल्स मॉनिटर लगा दो, IV लाइन तो वाइट हो, सेंटर लाइन अगर जरूरत है तो कार्डिक टेम्पोनेट अगर है, पता चल रहा है कि आपको उसकी कार्डिक साउंड कम है, रेस्पिरेटरी साउंड नॉर्मल है लेकिन उसका फिर भी नहीं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया उसको, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो उस सूरत में आपको डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। इसी सूरत में सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें वॉल्यूम रिससिटेट करते हैं। ब्लड अगर है, ब्लड की जरूरत है वो अरेंज करें और फोलिक एसिड के पास करना बहुत जरूरी है। इसलिए मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट रिससिटेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिससिटेशन का, हाइड्रेशन का, सेल हाइड्रेशन का कैसे पता चलता है? अगर आप देखें फोली डाल के कि उसका यूरिन आउटपुट ठीक, यूरिन आउटपुट इज द इंडिकेटर फॉर द resuscitation and for the well hydration. Feed, disability, disability क्या? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कॉन्शियसनेस लेवल है, वो GCS में पता चलता है, प्यूपल साइज देखना है, मोटर फंक्शन है, पेशेंट की मूवमेंट, पेशेंट की किस लेवल पे, किस कॉन्शियस लेवल पे। GCS में हम क्या करते हैं, स्वेल कैपेसिटी को देखने के लिए, और फिर GCS हमें क्या गाइड करता है कि हमने हेड CT कराना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द GCS ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द GCS स्कोरिंग ऑफ द पेशेंट। GCS स्कोरिंग आपको आते भी हैं, रिवाइज कर लो, EV 4, 5, 6 ये स्कोरिंग। E में आई में तो पेशेंट की आइज ओपन है, बातें कर रहा है, तो स्पॉन्टेनियस है, 4 है, वर्बल कहने भी आंखें खोलो, 3 अगर आंखें खोलने पर वो आवाज देने पर भी नहीं आंखें खोल रहा, आपने पेन की तो उसने आंखें खोली, कहीं स्टिमुलस लिया या छुट्टी उसको काटी तो 2 है, अगर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो ना। वर्बल में क्या है, बातें कर रहा है आपके साथ, बातें कर रहा है, सही वाली बता रहा है कि मैं कौन ओरिएंटेड है तो 5 है। अगर वो कंफ्यूज है, नहीं उसको नहीं पता वो कौन कहाँ पे है, क्या हुआ, उसका स्कोर 2। अब इसे गौर से कर रहा ऐसे थोड़े थोड़े गौर से कर रहा तो मीन है। अगर साउंड है, साउंड भी ग्रोनिंग है तो ये जो चीज़ें ये साउंड स्कूल में आ जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो नन नहीं। एक मोटर में क्या आप कहते हैं, हाथ लगा सर पे हाथ लगा आपकी तरफ देख, अगर मान वो कमान को वे कर रहा है तो 6 स्कोर है। अगर लोकलाइज करता है, आप पूछ करके कहाँ दर्द हो रहा है तो वो बताता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अगर आप उसको पेन को स्टिमुलेट करें तो वो हाथ को
खींच लेता है अपनी तरफ फ्लेक्शन, तो इस तरफ ये उसके लिए 5 6 5 4 3 2 1 ये आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है जीसीएस को, क्योंकि ये जीसीएस इस ट्रॉमा में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। Then comes the disability. डिसेबिलिटी में न्यूरोलॉजिकल इंजरी देखनी है, स्पाइनल कार्ड इंजरी। अगर आप देखते हैं कि उसकी स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई है या हेड इंजरी है, तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हाई डोज स्टीरॉइड्स विद इन 8 आवर्स देने पे जो एडिमा हुआ होता है वो सेट हो जाता है। फिर आपने इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन करनी है और उसके लिए न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन। अगर एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो उसमें अगर आप पेशेंट को कहीं ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं न्यूरोसर्जरी में, या वो सिस्टम जहाँ पे न्यूरोसर्जरी अवेलेबल है, तो उसमें उसका कैटेंट एलिवेट कर देते हैं, उसको मैनिटोल देते हैं, हाइपरवेंटिलेट करते हैं और डिकम्प्रेशन के लिए पेशेंट को अरेंज करते हैं, ताकि अगर इंट्राक्रेनियल हैमरेज है तो आप उसको सर्जरी करके रिलीव कर सकते हैं। कंप्लीटली आपने हेड टू टोज को एग्जामिन करना है, फ्रंट एंड बैक्स, और वही मैं जो पहले बताया कि लॉग रोल इंस्पेक्शन करनी है उसकी। रेक्टल टेम्परेचर भी जरूरी है, रेक्टल एग्जामिनेशन भी जरूरी है, प्रीनियम भी जरूरी है, और उसको कवर करना है वार्म ब्लैंकेट से, उसको टोटली ओपन नहीं छोड़ना है, अदरवाइज वो हाइपोथर्मिया से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बैक इंस्पेक्ट करना है। एक्सीडेंट में देखते हैं फ्रंट सारा कोई देख रहा है, पीछे से किसी ने देखना है तो पीछे क्या कहेंगे, हो सकता है पीछे से कहीं कोई शार्पनर लगा हुआ हो और पेशेंट को सांस भी ना आ रही हो, तो इसलिए आपने लॉग रोल मूवमेंट से उसको साइड करके एग्जामिन करना है to avoid any missing of the injury। इस पेशेंट को हमने स्टेबलाइज करना है कैसे, ये केस है 28 साल का मेल, हाई स्पीड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट उसका हुआ, हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ था, अब वो सड़क पे गिरा हुआ है और वो ग्रोनिंग कर रहा है और कह रहा है माई बेबी मेरा पेट गया, और अपना हैंड जो है अपर पार्ट राइट अब्डामन से रखा हुआ। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो उसका हार्ट रेट 134 था, बीपी was low, respiratory was high, and he was not maintaining his saturation even after 100% face mask oxygen। जब हमने एग्जामिनेशन किया, ब्रीफ इनिशियल एग्जामिनेशन, प्राइमरी सर्वे, ड्राउजी, अराउजेबल टू वॉइस, ड्राउजी था लेकिन वॉइस पे बात कर रहा था, लार्ज हेमाटोमा उसका लेफ्ट साइड उसका एयर वेस्ट का पेशेंट था, डिक्रीज ब्रेथ साउंड इन राइट चेस्ट पे, डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस थी और पूरे एब्डोमिनल टेंडरनेस थी और ऑब्वियस डिफॉल्ट के लेफ्ट केस को सॉल्व करना है अब आपके माइंड। इसके क्या स्कोरिंग हो कैलकुलेट करो, अराउजेबल होश में, आवाज देने पे वो होश में आ, इन सब चीजों को आपने अपने केस आपके छोड़ा है। इसमें जरा देखो कौन कौन सी लीड हो सकती है। पल्स रेज है, ड्यूटी फॉल है, मींस ये मस्ट बी डेफिनेटली हेमरेज, इंटरनल हेमरेज। इस केस का इसका क्या हुआ है, शॉक में चला, हेमरेजिक शॉक, लेकिन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, चेस्ट में उसकी एयरवे पेटेंट है लेकिन ब्रेथ साउंड डिक्रीज है, मींस कि उस तरफ क्या हो रहा है, उसको चेस्ट साउंड ब्रेथ साउंड डिक्रीज है, मींस कि वहाँ पे नीमोथोरैक्स हो सकता है। अब हमें उसको मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू ATLS, तो आप इसके डीसीए स्कोरिंग दो निकालें और इसको केस को फॉलो। मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या थी, सबसे पहले इसमें शॉक में, शॉक के लिए आपने मिड ड्राइविडाइन देनी है उसको एक उसको सब्सक्रिएट करना है, जोड़ देना है और अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट करने के बाद आपने ब्रेथ साउंड देखा कि क्या है, रिड्यूस ब्रेथ साउंड, कंफर्म करना है कि आगे सिर्फ टेंशन नीमोथोरैक्स और नीमोथोरैक्स, तो उसकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करनी है। टेंशन के लिए इमीडिएट आपने
मीटर थोराकोटॉमी करनी है और साथ ही क्या करना है, प्राइमरी रिसर्चिकेशन के साथ साथ आपने चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन। और अब देखो कि उसके अब्डामन टेंडनेस आ होगा कि उस पेशेंट को क्या हुआ, कोई मेजर ऑर्गन, मेजर सॉलिड ऑर्गन, इंट्राब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी है, तो आपने उसी इमरजेंसी में उसका फास्ट करके असेस कर लेना है इन द इमरजेंसी रूम में कि क्या क्या उसकी इंजरी रूम में अब्डामन में, तो उसकी रिसर्चिकेशन के साथ साथ आपने थिएटर अरेंजमेंट करनी है और डेफिनेट मैनेजमेंट के लिए उसको आफ्टर आफ्टर रिसर्चिकेशन, आफ्टर डूइंग दी प्राइमरी सर्वे और इमरजेंसी मैनेजमेंट आपने थिएटर अरेंज करना है फॉर द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, वही चेस्ट ट्यूब के साथ साथ आपको इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कौन सा मेजर ऑर्गन इंजरी है और उसको अकॉर्डिंगली आपने डील करना है। अब सेकेंडरी सर्वे में जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, आप उसकी इमरजेंसी ओवर हो जाती है, हाइपोटेंशन ठीक होगी, सैचुरेशन ठीक होगी, तो आप पेशेंट को छोड़ नहीं देते, क्या करते हैं उसकी आप प्रॉपर हिस्ट्री एम्पल एलर्जीज के लिए हिस्ट्री है, उसने मेडिसिन कौन सी ली थी लास्ट, ये सारा कुछ आपने देखना है कि लास्ट मील कब लिया था उसने, मेडिकेशन क्या लेता है, और आपने उसके बारे में सारा कुछ एग्जामिन हिस्ट्री लेनी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है फ्रॉम हेड टू टो, इवन रेक्टल एग्जामिनेशन का। रेक्टल एग्जामिनेशन समटाइम आपको नहीं पता होता, इंटरनल हेमरेज वो आता है जो कि मेजर वॉल्व इंजरी की वजह से रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर रीअसेसमेंट वाइटल्स की बार बार करनी है, फिर इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट स्टेबल है तो एक्सरे है, वैब है, सीटी इफ इंडिकेटेड और फास्ट एग्जामिनेशन तक। ये कुछ साइन है जो कि नजर आते हैं, ईयर साइन है, ये आई साइन है, पेटून साइन है, इन सब को देखना है आपने। पांडा साइन ये क्या है, ये सारी शो करता है कि ये फेस ऑफ स्कल इंजरी। सीट बेल्ट मार्क देखने हैं, सीट बेल्ट मार्क से आपको पता चल जाएगा, अगर तो सीट बेल्ट राइट शोल्डर से है तो वो फ्रैक्चर रिब के साथ साथ क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन को इंजरी करेगा, ठीक है। अगर वो लेफ्ट शोल्डर से है तो उसकी इंजरी रिब्स के साथ साथ इसको इंजरी करेगा, लीवर को इंजरी करेगा। सीट बेल्ट के आपने देखना है कि कौन कौन सी पॉसिबल इंजरी हो सकती है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड ट्रॉमा लैब के लिए करते हैं, पीटी, एबीजी, एबीजीज, फिर रेडियोग्राफ्स, एक्सरे हैं, नेक्स्ट सर्वाइकल एक्सरे है, पेल्विस एक्सरे है, पास कराया जाता है। रेडियोलॉजी में अगर पेशेंट को आपने भेजा तो उसको अकेले नहीं भेजना के साथ, उसके लिए साथ डॉक्टर होना जरूरी है ताकि पेशेंट कहीं शॉक में न चले जाए। स्टेबल हालत में उसको भेजना है, मूव करना, अदरवाइज आपको बेड साइड पे ही सारा कुछ कराना है। मोबाइल एक्सरे से भी आप वहाँ एक्सरे करवा सकते हो इन इमरजेंसी। ये क्या है, देखो ये बॉर्डर नजर आ रहा है लंग का और ये एयर का बॉर्डर नजर आ रहा है। इट मीन्स क्या है, पार्शली कोलैप्स लंग है, ये सिंपल न्यूमोथोरैक्स है, कोई अभी मीडियम में शिफ्ट नहीं हुआ, ट्रेकिया को ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, सिंपल न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स कैसा होगा, ये देखो यहाँ इंजरी हुई, एयर एंटर होती जा रही है, एयर एंटर होती जा रही है, ईच इंस्पिरेशन ये वेल्व सिस्टम बन गया, एयर एंटर हो सकती है बट इट विल नॉट गो बैक विद ईच रेस्पिरेशन। lung is collapsing till a very small lung रह गया और बाकी क्या हुआ, मिड लाइन देखो पूरे का पूरा मीडियम शिफ्ट टू द अदर अपोजिट साइड, द अदर लंग इज आल्सो कोलैप्स। ये क्या करेगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स से क्या हुआ, सारे का सारा मीडियम शिफ्ट हो गया। ये स्कीमेटिक डायग्राम थी, डेफिनेटिव ये है कि अगर आप देखें ये ब्लैक है पूरे का पूरा लंग है, पहले मैंने ये तस्वीर दिखाई आपको, ये है राइट लंग, यहाँ तक कोलैप्स हो गया और बाकी एयर इज टोटली फिल्ड इन द राइट चेस्ट,
मीडियस्टाइनम टोटली शिफ्टेड टू द अपोजिट साइड, ये टेंशन नहीं। अब ये क्या है, हीमोथोरेक्स मींस ये राइट साइड चेस्ट इज टोटली ओपेक, ओपेक इज शोइंग फ्लूइड। अब ट्रॉमा पेशेंट में फ्लूइड क्या हो सकता है, हाइड्रोथोरिक्स तो नहीं होगा, प्लूरल फ्रीडम तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये ब्लड होगा, जिसकी वजह से ये सारा ओपेक अलॉन्ग विद अंडरलाइन लंग्स, ये लिया गया है लाइन पोस्चर में, इसलिए आपको समझ आ, अगर ये लिया जाता है रेक्ट पोस्चर में तो आपको डेफिनेटली एक एयर फ्लो लेवल नजर आता है, यहाँ पे लंग्स ऊपर होते और जो नीचे आते। अब उसी पेशेंट में क्या हुआ है, ये पेशेंट का चेस्ट ट्यूब डाली हुई है, अभी इंजरी आती है लंग न्यूमोनिया। उसी दौरान पोलीट्रॉमा पेशेंट में जब हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे टेस्ट के साथ साथ पेल्विस भी होनी, पेल्विस में क्या चीज देखी, स्टेबल है या अनस्टेबल, थोड़ा गौर से देखो कि ये बोथ रेमाए जो हैं, बोथ रेमाए फ्रैक्चर है, प्यूबिक रेमासिडल से प्यूबिक रेमासिडल से, और एस साइड जाए दोनों साइड से वो डिसरप्शन है, मीन ये एक ओपन बुक फ्रैक्चर है पेल्विस का। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो मेजर मेजर लीड हो जाता है, 4-5 लीटर लॉस हो जाती हैं ब्लड के, अगर ये पेल्विक फ्रैक्चर है और ये अनस्टेबल फ्रैक्चर है। इसकी मैनेजमेंट क्या है, एक पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर दिया जाता है फॉर ए टेम्परेरी मैनेजमेंट टू अवॉइड मेजर ब्लीड एंड मेजर ब्लड लॉस। रिट्रोपेरिटोनियम में सारे के सारा ब्लड लॉस हो जाता है इंट्रा पेल्विस। ये फ्रैक्चर की वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा तो कुछ सीटी स्कैन में नजर आ रहा है, ये सबड्यूरल हेमाटोमा। अब्डोमिनल ट्रॉमा में क्या क्या चीजें देखनी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है कि किस चीज के साथ क्या टकराया है, मोटर बाइक पे था या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, स्टीयरिंग की इंजरी हुई है, तो इन सूरत में आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है अब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए। जब पेशेंट टैकीकार्डिया का, हाइपोटेंशन का और अब्डोमिनल टेंडनेस का, जैसे मैंने वो केस अभी डिस्कस किया, उसमें क्या था, टैकीकार्डिया 134 उसकी पल्स थी, हाइपोटेंशन 80/70 बीपी था और अब्डोमिनल टेंडनेस थी। ये शो करता है कि अब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी हो चुकी है। लेकिन शुरू में अगर माइनर हो तो समटाइम वो सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। तो अब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए असेसमेंट टूल हमारे पास क्या है, वो है फास्ट। ये स्क्रीनिंग करते हैं इससे 4 क्वाड्रेंट में, इन द राइट hypochondrium, left hypochondrium, epigastrium and the hypogastrium to see the abdominal cavity and the pericardium। abdominal trauma में abdominal distension हो सकती है, टेंडरनेस, सीट पेल्स मास हो सकता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, रिट्रोपेरिटोनियम एकिमोसिस हो सकती है। उस सूरत में हमें सॉलिड ऑर्गन, अगर फ्री फ्लूइड abdomen में है तो सॉलिड और इंजरी को मिस नहीं करना। सॉलिड ऑर्गन में कौन कौन सी है, स्प्लीन। लंग ट्रॉमा में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्प्लीन है और लिवर। अदर इंजरीज के साथ साथ, मेजर वेसल इंजरी के साथ साथ, मेजर चेस्ट ट्रॉमा इंजरी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर स्प्लेनिक इंजरी है तो उसमें ट्रॉमा का बहुत पता चल जाएगा कि हेड किस तरफ से हुआ या सीट बेल्ट किस तरफ से पहनी हुई थी। फिर समटाइम माइनर इंजरी हो स्प्लेन की तो बगैर ऑपरेशन के भी उसको मैनेज किया जाता है। लिवर इंजरीज में तो देखो, लिवर के अंदर ये डेसिकेशन और छोटे जो कंट्रीजन है ब्लड नजर आ रहा है। कॉमन सेकंड कॉमन कौन सा है ऑर्गन, तो लिवर है। अदर अब्डोमिनल इंजरीज, कोई हॉलो विस्कस इंजरी, इंटेस्टाइन इंजरी, डायरेक्ट इंजरीज भी हो सकती है लॉन्ग विद सॉलिड ऑर्गन इंजरीज। इस पिक्चर में क्या है, तो गौर से देखिए, ये राइट लंग है, ये मीडियस्टाइनम है, ये ट्रेकिया राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है।
हार्ट भी लंग राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और यहाँ क्या है, ये डायफ्राम इस तरफ का और यहाँ पे डायफ्राम नजर ही नहीं आ रहा, रादर ये हमें कुछ एयर शैडो नजर आ रहे हैं चेस्ट कैविटी के अंदर। ये क्या बता रहा है, चेस्ट कैविटी में क्या हुआ, सीवियर ट्रॉमा से डायफ्रेगमेटिक इंजरी हुई है, लेफ्ट डायफ्राम हिट हुआ और वहां से डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो गया। ये सारे अब्डोमिनल कंटेंट्स स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन चेस्ट में पड़ी। ये क्या है, ट्रॉमेटिक डायफ्रेगमेटिक हर्निया। उसकी पिक्चर ऐसे नजर आती है। डायग्राम से हमने निकाल लिया, ये राइट साइड वाला ये है, लेफ्ट साइड वाला ये है, लेकिन उसके अंदर से कंटेंट्स ऊपर चले गए। ये चेस्ट कैविटी में इंटरनल कंटेंट्स। कभी कभी क्या होता है, नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब डाली होती है, तो ये देखो इसमें नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब डाली होगी, तो नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना, यहाँ अब्डोमेन में जाने की जाए स्टोमिक में, तो स्टोमिक तो उसका चेस्ट में पड़ा हुआ, उसमें चलिए। हालो स्केसिंग, हालो स्केसिंग मैंने डिस्कस किया क्या क्या स्टोमिक, स्मॉल बॉल, डिसेंट्री। तो सिम्टम्स ब्लड लॉस की वजह से हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकते हैं, स्मॉल बॉल और कोलन की जो कंटेंट्स हैं उसकी वजह से हो सकती है, पेनिट्रेशन इंजरी हो सकती है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी, फ्री फ्लूइड विद सॉलिड इंजरी है, हालो स्केसिंग। अगर कोई इंजरी आपको कहते हैं कि लिवर नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है और फ्री फ्लूइड एंड एब्डोमेन मींस देयर इज हालो स्केसिंग। कहीं ना कहीं बहुत, अभी एक हफ्ता पहले एक पेशेंट आया, उसको ब्लंट ट्रॉमा, वो आरए पे काम करता था, तो एक बहुत बड़ी लॉग उसके डायरेक्टली हिट। जब वो पेशेंट हमारे पास आया, उसको हमने एग्जामिन किया तो पेरिटोनाइटिस था, अल्ट्रासाउंड ने बताया कि फ्री फ्लूइड है, लेकिन ऑर्गन इंजरी नहीं है। तो जब लेप्रोटमी की गई तो स्मॉल बॉल उसकी परफोरेशन, उस पेशेंट की लेप्रोटमी करके देखा, बार बार परफोरेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पेशेंट स्टेबल है, एक वीक उसको हो गया है और उसकी स्मॉल बॉल इंजरी जो थी सारी एब्डोमिनल कैविटी वाज फुल ऑफ फीकल मैटर। जो कुछ उसने खाया था वो 2 दिन ओल्ड था, वो खाता जा रहा था और सारे का सारा टमी में कलेक्ट हो रहा था। और फिर हमने उसको वॉश किया, क्लोज किया और अब वो पेशेंट स्टेबल। इसी तरह होता है कि ये गट, इस गट से एक्सेलेरेशन इंसलेशन से जो फिक्स पार्ट होता है उससे दूसरा पार्ट होता है वो सेपरेट होता है। ये स्मॉल बॉल थी, ये मेजेंट्री थी, मेजेंट्री में भी टीयर हुआ और क्या हुआ, ये अलग हो गया। मेजेंट्री और बॉल इंजरी ब्लंट ट्रॉमा से, जैसे मैंने अभी बताया कि वो पेशेंट हमारे पास था, मेजेंटरी इंजरी नहीं थी, सिर्फ स्मॉल बॉल में एक सुराख हुआ था कोई 2 सेंटीमीटर, उसको प्राइमरीली क्लोज कर। ट्रॉमा में सीटी स्कैन का रोल है, सॉलिड ऑर्गन और ब्लड वेसल को बता सकता है, लेकिन ये बॉल को नहीं बता सकता, यूरिनम, डायफ्राम और वेंट्रम वगैरह को अच्छे तरीके से नहीं बता सकते। तो फिर क्या है कि होल बॉडी स्कैन इन ऑल ट्रॉमा हमें करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि मॉडर्निटी जो है ना, सीटी स्कैन हमें रिड्यूस करवा सकता है अर्ली असेसमेंट में और डेफिनेटिव डायग्नोसिस में सीटी स्कैन हेल्पफुल है। फास्ट एग्जामिनेशन जो भी मैंने डिस्कस किया, और भी होते हैं, कार्डियक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सुप्राक्लिविक। गोल क्या है, ये फ्री फ्लूइड बताता है हमें अब्डोमिनल कैविटी में और फ्री फ्लूइड बताता है पेरिकार्डियम में। ये डिफरेंट है, पेरिस्प्लेनिक व्यू है, ये स्क्रीन के फ्लूइड कलेक्ट है, पेरिकार्डियल है, ये कार्डियम के अंदर ये जो नजर आ रही लाइन ये फ्लूइड की है, पेल्विक में है, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के फ्री फ्लूइड गिर रहा है और मॉरिसन पाउच में राइट साइड लिवर, लिवर और स्प्लीन और किडनी के दरमियान में ये फ्री फ्लूइड है। नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी होते हैं, जैसे किसी ने मारा होता है, इसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। एक बंदा बहुत लेट आपके पास आता है, इसका मतलब किसी ने उसको मारा है और उसको आपके पास लेट आया। मल्टीपल स्टेजेस हो गई, आज फ्रेश है, बहुत पुरानी है, ओल्ड है, जैसे कोई घर में कोई चीज ना किसी पे कोई सितम जुल्म करता रहता है और उसको टॉर्चर करते रहते हैं बड़े लोग, गरीब लोगों को, या किसी ने उसको स्लेव बनाया होता है। तो हॉस्पिटल में बार बार वो आता है, किसी कहते हैं चोट लगी, हालांकि चोट नहीं होती, उसको किसी ने मारा था। और एज के हिसाब से 6 वीक ओल्ड अगर कह दी मैं
बेड से गिर गया, 6 वीक्स का बच्चा, तो पॉसिबल नहीं है, इसमें से किसी ने उसको दूर से गिराया, फिर किसी न किसी के कोई वाइट मार्क्स होते हैं, सिगरेट बर्न होते हैं, ये सारे के सारे नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा। जब सारा कुछ असेस कर लिया, ट्रीट कर लिया, अब नेक्स्ट टर्म्स क्या है कि हमने इसको डेफिनेटली किस लोगों के पास इसको डिस्पोज ऑफ कर, डिस्पोज ऑफ डज नॉट मीन कि डेथ हो गई तो देख लिया, इससे पहले करें। पेशेंट की कंडीशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ट्रॉमा टीम अवेलेबल है कि नहीं है, ऑपरेशन रूम अवेलेबल है, एडमिट करें और या उसको ट्रांसफर करें। ट्रांसफर शुड बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद आपने जहां ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे जिसके पास भेज रहे हैं, जिस टीम के पास, आपको सबसे पहले उसको कम्युनिकेट करना चाहिए और पेशेंट को ऐसे नहीं अकेला भेजा, उसको प्रॉपर एम्बुलेंस में जिसमें हर गैजेट्स हों, हर तरह के उसकी जो मैनेजमेंट कर सके, और डीकम्पनसेशन अगर हो रही है उसको एंटिसिपेट करना चाहिए। सीरियल एग्जामिनेशन, जब तक वो कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं करता, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्लंट ट्रॉमा की डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, पल्मोनरी कंफ्यूजन है, ब्लंट चेस्ट ट्यूब, अब चेस्ट ट्रॉमा है और आपने उसको टेस्ट ट्यूब डाल दी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने रेफर करना है और उस तक पहुंचने के बाद भी आपने कम्युनिकेट करते रहना ताकि पेशेंट सेफली रिजॉल्व हो। समरी एक ही है ट्रॉमा पेशेंट के, टीम वर्क, देयर इज नो वर्ड आई, मैंने जो किया मैं ये कर रहा हूँ, इससे टीम वर्क, आरओ प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे बहुत जरूरी है। और जब आप लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज डिस्कवर कर लें तो उस पर इंटरवेंशन कभी डिले नहीं करनी चाहिए। आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप प्रॉपर उसको सस्टेट करें, अगर आपके पास न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, अदरवाइज उसके सारे मैयर करके प्रॉपर मैयर देने के बाद आप उसको उसकी न्यूरोसर्जिकल यूनिट में जरूर रेफर करें ताकि उसका मैनेज अकॉर्डिंगली हो सके। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक अगर पेशेंट स्टेबल है, घर जैसा है तो उसको घर भेज दो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है न्यूरोसर्जरी पर करें, न्यूरोसर्जरी की या और इंजरीज अगर ऐसी हैं जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते अपने सिस्टम में, तो हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक उसको ट्रीट करना है, मैनेज करना है, सस्टेट करना है, और अगर अगर आपके पास मोडेलिटीज नहीं है ट्रीटमेंट की तो आप उसको एक प्रॉपर जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ रेफर करना ताकि पेशेंट जो है वो आपका प्रॉपर मैनेज हो जाए और इस तरीके से आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से, परेशानी से बच। इट्स ऑल अबाउट द ट्रॉमा, होप फॉर द बेस्ट। आप, आपका टेस्ट आने वाला है ट्रॉमा में, आपने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है और अच्छे करने को उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ नहीं आई होगी, कोशिश करना पढ़ने की बुक में से और ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन मैंने ब्रीफली सारा डिटेल आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा करवा दी। महमूद साहब ने अपना हताश ट्रॉमा या और भी जरूर करवाई होंगी, वो भी आपका इसका हिस्सा है, और एक्सट्रीम की ट्रॉमा भी मैं पहले आपको पढ़ा दी, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर, ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज़।